गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 अपना चल रहा था। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति आपकी किस तरह से होती है उसके बारे में फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पे आज हमको चलना है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या राजनीति में कंपटीशन आपका सही चीज़ है, नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. दिस competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. हम ये देख पाते हैं कि चुनाव का मतलब आपका राजनीतिक कंपटीशन आपका होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन आपका होना है। ये जो कंपटीशन है कई तरह का आपका रूप ले सकता है, कई तरह के फॉर्म्स में आपका हो सकता है। सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में आपका प्रतिद्वंदिता होना। जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्रों में इसका स्वरूप आपका कैंडिडेट्स के बीच में आपका प्रतियोगिताओं का होना है या कंपटीशन का होना है। अगर कंपटीशन ना हो तो चुनाव आपका पॉइंटलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको एक हिसाब से देखें, अगर आपके उचहरा क्षेत्र में, अगर हम उचहरा क्षेत्र की अगर बात करें और वहाँ पे तकरीबन अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो या सिर्फ दो कैंडिडेट हों केवल, और सिर्फ दो कैंडिडेट्स हों और आपको उन्हीं में से चुनना हो अगर किसी एक को, तो इसमें आपका कोई कंपटीशन रह नहीं गया, है ना। इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं रह गया, ये आपका नॉर्मल चुनाव के तौर पे हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर कैंडिडेट की संख्या अगर हम 10 कर देते हैं या फिर और आगे कर देते हैं, हम 15 कर देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 15-20 लोग तो चुनाव लड़ते ही हैं, ये तो न्यूनतम बात है। तो ये जो 15-20 लोग रहेंगे तो फिर आपका चुनाव का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आपको जो चुनाव होगा उस पर आपकी प्रतिद्वंदिता, जो कि कंपटीशन है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, लोग ज़्यादा वैरायटी देख पाएंगे कि हम किसको सेलेक्ट करें, किसको नहीं करें। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें होंगी, सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं होंगी, मेंटालिटी होगी। सभी लोग जनता से कुछ न कुछ प्रॉमिसेस करेंगे कि हम जीतने के बाद ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। तो लोगों के पास ऑप्शन रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति कहता है कि हम उशहरा में जितनी भी सड़कें हैं और जो वहाँ पे आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपकी सीवेज लाइन है, सबको हम कवर करवा देंगे, कोई भी लाइन आपकी ओपन नहीं रहेगी। जैसे आपकी जो नाली वगैरह है ना उशहरा की गलियों में, तो वो नालियाँ आपकी हम सारी ढकवा देंगे, है ना। कोई कह रहा है कि उचहरा में आपकी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है, हम सारी जगह पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवा देंगे। जिन घरों पे नल नहीं है उस घरों पे हम नल लगवा देंगे। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के दो वादे आपसे और करेगा, है ना। हम कहते हैं अगर कोई एक व्यक्ति 5 वादे कर रहा है तो कम से कम 2 वादे तो पूरे करेगा ना राजनीति में। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं सेलेक्ट करने के लिए, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको प्रोडक्ट बेहतर मिलता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, मोनोपोली नहीं है किसी की, तो आपको प्रोडक्ट बेहतर मिलने की उम्मीद है। अब मान के चलो 2 ही कैंडिडेट हैं, अब 2 ही कैंडिडेट्स के बीच में आपको चुनाव करना है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, अब यही दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में से आपको किसी एक व्यक्ति को चुन लेना है। तो आप किसको चुनेंगे? हम कहते हैं अगर दोनों निछट चोर हैं, दोनों डकैत हैं, एक नंबर के डकैत हैं, आप किसको चुनेंगे? आप अपना वोट हम कहते हैं नहीं भी देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वोट देंगे और उन्हीं 2 में से कोई एक चुना जाएगा। और ना ही वो आपसे कोई वादे कर रहे हैं, ना ही वो आपसे कुछ कह रहे हैं, ना ही आपको कुछ देने वाले हैं। ये तो आपकी गरज हो गई कि आपको चुनना तो ही है, आप दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। तो कंपटीशन होना एक तरह से देखा जाए तो सही भी है और कुछ मामलों में गलत भी है। हम दोनों ही चीज़ों को देख लेते हैं। इतना आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डिमेरिट्स. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ disunity and functionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long term
policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. लेकिन क्या आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो राइवलरीज चलती रहती है, जो कंपटीशन होता रहता है, क्या ये हमेशा सही है? इसमें हमको कुछ नुकसान आपका सीधे तौर पे देखने को मिलता है। जैसे आपका जब भी चुनाव प्रक्रिया होने वाली होती है, अक्सर मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी है, आज के टाइम पे ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है कि चुनाव हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लोग पार्टी भक्ति करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो किसी एक पार्टी के इतने बड़े भक्त हो जाते हैं या इतने बड़े चमचे हो जाते हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आपको पार्टी नहीं देखनी है, आपको अपना देश देखना है। आपको अपना देश देखना है, आपको पार्टीवाद से, पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के आपको अपना देश देखना है और ये देखना है कि कौन सी पार्टी हमको बेहतर तरीके से सर्व कर रही है, कौन सी पार्टी हमको बेहतर तरीके से ट्रीट कर रही है और कौन सी पार्टी हमको एक बेहतर डेवलपमेंट का रास्ता दिखा रही है। हमको उस पार्टी का साथ देना है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक पार्टी को पकड़ के बैठ जाए, नहीं हम आजीवन एक ही पार्टी को वोट देंगे। वैसे आज के टाइम पे कई लोग ऐसे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, नहीं तो किसी और को नहीं देंगे। एक टाइम पे कांग्रेस के साथ भी यही सीन था कि सभी लोग कहते थे कि हम सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे, और आज यही चीज़ बीजेपी के साथ में है। लोग कहते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो इससे होता ये है कि लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं किसी एक पार्टी के साथ में कि अगर उसकी पॉलिसीज़ का, अगर मान के चलो रूलिंग पार्टी आज कोई भी हो, मैं बहुत खुल के नाम नहीं लूँगा, लोगों को बुरा भी लग जाता है। अब मान के चलिए आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी कुछ भी हो, ठीक है, और उसने कोई पॉलिसी निकाली है, कोई ऐसी पॉलिसी निकाली है जिससे कि कुछ लोगों का नुकसान होना तय है ना। या फिर ये मान लेते हैं कि ऐसी पॉलिसी निकाली है जो कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ हद तक उसमें सुधार होना भी बाकी है। अब अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी बीजेपी की कार्यकर्ता के पास, किसी बीजेपी सपोर्टर के पास अगर जाके उस पॉलिसी की शिकायत कर दे, अगर आप कहीं एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, बैठे हुए हैं और आपने अगर उस जगह पे अगर ये बात छेड़ दी कि नहीं यार, ये जो पॉलिसी निकली है ये पॉलिसी ठीक चीज़ नहीं है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों का सिर्फ लाभ हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल्स हैं सिर्फ उनका प्रॉफिट हो रहा है, बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उठपटांग तो बोल ही देगा। उसके पास उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ मोदी सरकार कोई भी हो, अब वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको प्रूफ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको उठपटांग बोल के चला जाएगा। इससे होता ये है कि एक आपका गैप आना शुरू हो जाता है, लोगों के बीच में एक मेंटल गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और समाज का बंटवारा होना तय है। आप अपने घर पे भी देख लीजिएगा कि घर की स्थिति ऐसी है कि आज के टाइम पे घर में भी आपका, जैसे मान चलिए अगर 20 लोग का परिवार है या फिर 10 लोग का अगर एक परिवार है, तो उसमें से हम कहते हैं 5 लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 6 लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 15 लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका एक घर में भी बंटवारे की स्थिति बनी रहती है। इसी तरह से आप आसपास के आपकी लोकल टीम देख लीजिए, वहाँ पे भी आपका समाज आपका टूटने और बिखरने का कार्य बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका पॉलिटिकल कंपटीशन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने घर पे, अगर आपका आप अपने घर पे, अपने आसपास के इलाके पे अगर आप थोड़ी भी अगर समझ रखते हैं पॉलिटिक्स की, या फिर थोड़ी भी आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएंगी कि किस तरह से दो लोगों के बीच में ये झगड़े की वजह बनता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है, सिर्फ एक पार्टी की वजह से, है ना। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी सच में इच्छा होती है कि हम चुनाव में, मतलब पॉलिटिक्स में जाएं और उसको बेहतर तरीके से, मतलब अगर हम पॉलिटिक्स में जाएं और लोगों की सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकें, लेकिन लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए रुपया, रुपया आपके पास है नहीं,
इतना रुपया आप अगर ईमानदारी से कमा के गए हैं तो वो आप खर्च कर देंगे तो आप चुनाव तो आप जीत नहीं पाएंगे, है ना। तो आपने अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं, है ना। अलग अलग जो पार्टीज होती हैं उनके लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाते रहते हैं। हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं या फिर नेता वगैरह होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब आरोप वगैरह लगाते हैं। पार्टियां और कैंडिडेट्स चुनाव जीतने के लिए उनके वो जितने हथकंडे अपना सकते हैं, जितनी भी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स होती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की लॉन्ग टर्म की राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग ऐसे हैं जो इन्हीं सब कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते। अब जैसे मान के चलिए, अब कुछ लोगों की सोच ही यही है कि पॉलिटिक्स में आपका मतलब साफ सुथरी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। अब लोग इस विचारधारा के साथ अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तब तो फेल होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और डर्टी पॉलिटिक्स आप नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है आपका चुनाव जीतना। क्योंकि जब तक आप वोट्स का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, जब तक आप इस देश को कास्ट में नहीं बांटेंगे, इस देश को आप जातीय तौर पे विभाजित नहीं करेंगे, तब तक आप और लोगों को आपस में लड़वाएंगे नहीं, तब तक आपको वोट नहीं मिलने वाला है ना। अगर लोगों की समझ, अगर लोग एजुकेट रहे, ब्रॉड माइंडेड रहे, ओपन माइंडेड रहे और वो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहे और सामने वाली पार्टी का मैनिपुलेशन अगर झेल गए, अगर सामने वाली पार्टी अगर आपको मैनिपुलेट कर रही है और आप उसका मैनिपुलेशन अगर झेल गए, तो स्वाभाविक सी बात है आप वोट उसको देंगे जो एक्चुअल में काम करने वाली पार्टी है। आप उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे ये देख के कि नहीं यार फलाना व्यक्ति मेरी जाति का है। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी और आपने भी देखी होगी अपने घर परिवार में कि अगर सामने वाला एग्जाम्पल के तौर पे अगर ताम्रकार है तो आप वोट जाके ताम्रकार को दे देंगे। अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट है तो लोग जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं वो जाके उसको वोट दे देंगे। अगर कोई क्षत्रिय कैंडिडेट खड़ा है तो जितने भी क्षत्रिय हैं वोट उसको दे देंगे। तो अगर आप ब्रॉड माइंडेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको अपना अच्छा भला पता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आप किसी भी पार्टी के मैनिपुलेशन में नहीं फंसेंगे और आप वोट उसको करेंगे जो कि एक्चुअल में काम करता है। लेकिन अपने यहाँ पे सीन एकदम उल्टा है। यहाँ पे आप जाति के नाम पे वोट करते हैं, आप धर्म के नाम पे वोट करते हैं, आप क्षेत्रवाद के नाम पे वोट करते हैं, आप लैंग्वेज क्राइटेरिया के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन काम के नाम पे वोट नहीं करते हैं, है ना। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो चाहता है कि मैं राजनीति में जाके बेहतर सेवा शुश्रूषा कर सकूंगा, तो उसके लिए वो रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद होने की वजह क्या है कि डर्टी पॉलिटिक्स उसके बस की बात है नहीं, और राजनीति में आना है तो आपको डर्टी पॉलिटिक्स करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. They did not because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political powers or get powers and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान बना रहे थे, उनको इन सारी समस्याओं के बारे में चीज़ें पता थी कि आगे चल के समस्याएं आपकी आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ओपन कंपटीशन वाली, जो फ्री कंपटीशन वाली जो पद्धति है, उसको उन्होंने अपना लिया। उस टाइम उनकी सोच ऐसी रही होगी कि ये जो व्यवस्था है ये आपका लॉन्ग टर्म में बेहतर काम कर सकती है ना।
तो एक आपका जो आदर्श दुनिया होती है उनमें सभी नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित, लोगों का प्रॉफिट, लोगों का भला किन चीज़ों से हो सकता है, और वे सभी लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, है ना। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। नेता अगर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ, अगर हम 100 पॉलिटिकल लीडर्स को लेते हैं तो मुश्किल में से 5 पॉलिटिकल लीडर्स ही असल में काम करने के लिए नेता बनते हैं। बाकी किस लिए बनते हैं ये आप सबको पता है ना। तो जैसे दुनिया में बाकी अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उसमें जॉब सिक्योरिटीज़ है, उसमें उनके पास रुपया पैसा है। जैसे मान के चलिए हम एक एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में एक कॉलेज के प्रोफेसर की बात करते हैं, ठीक है। अगर कॉलेज का प्रोफेसर है, अगर वो एक्सपीरियंस प्रोफेसर है, गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर है, तो मैं मानता हूँ कि इसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। 1.5 लाख रुपए महीने से उसकी सैलरी कम नहीं होगी। साथ में उसको और भी प्रॉफिट वगैरह मिलते होंगे, जो TADA वगैरह होता है ना। तो इतनी सैलरी होना किसी की महीने भर की, उसकी ज़िंदगी ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से कट सकती है। इसी तरह से अदर प्रोफेशंस में भी आपकी जॉब सिक्योरिटीज़ वगैरह है और भविष्य आपका सिक्योर है। जो नेता होते हैं वो भी आपका सेम यही चीज़ करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जब वो, उनको पता है कि हमको 5 साल के लिए बनना है ना, 5 साल के लिए उनका चुनाव हुआ है और पता नहीं कब सरकार गिर जाए और उनकी कुर्सी चली जाए, तो वो लोग करते क्या हैं, कोशिश ये करते हैं कि पावर उनके हाथ में बनी रहे, वो सत्ता उनके हाथ में बनी रहे, साथ में रुपया पैसा वो कमा सकें। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है ना। हम कहते हैं अगर विधायक की सैलरी 50,000 भी अगर हम मान लेते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है नंबर, हम कहते हैं 50,000 सैलरी भी है, सब कुछ मिला के, TADA वगैरह मिला के, और इनको अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनको फिर आजीवन पेंशन भी मिलती है। पता है कितनी बड़ी बात है, इनको पेंशन मिलती है और एक मिलिट्री के ऑफिसर को पेंशन नहीं मिलती है अगर वो रिटायर होता है तो ये लोग करते क्या है कि दुनिया की जो बाकी प्रोफेशंस है उसी तरह ये अपना करियर बनाने की चिंता में रहते हैं कि हमारा करियर बना रहे। वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं, मतलब पावर में बने रहना चाहते हैं। वो अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं, और संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना बहुत बड़ा रिस्की काम है। हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके मन में इस बात का थोड़ा भी भान हो कि हमें लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस भावना के प्रति हम उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दें, ये बहुत रिस्की है। और ये भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम ही ना हो कि काम कैसे किया जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय जो लोकलिटी प्रॉब्लम्स है उनसे मेल ही ना बैठता हो। ओके, हाउ डू वी डील with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what election competition does. Regular election competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issue that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. इन सारी समस्याओं के लिए एक सलूशन दिया गया है कि हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, कि हम इन सारी वास्तविकताओं का अपनी रियल लाइफ में किस तरह से इसको समाधान कर सकते हैं। तो पहला तरीका इन्होंने ये बताया है कि हम इस बात को लेकर ट्राई कर सकते हैं कि हम इनका नॉलेज और कैरेक्टर, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हम उनका नॉलेज और कैरेक्टर दोनों अगर इम्प्रूव कर दें तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉलेज के मामले में तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जिसके पास नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो तो सीधे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए दौड़ता है, या फिर वो IAS IPS बनता है, या फिर जुडिशरी में चला जाता है, पुलिस ऑफिसर बन जाता है ना।
तो नॉलेज की बात तो हम छोड़ ही देते हैं, कैरेक्टर की बात भी हम छोड़ देते हैं। चरित्र होता है, अगर उसका चरित्र बहुत ऊंचा रहेगा तो भी वो नेता नहीं बन पाएगा, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स किसी अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है ना। तो ये तरीका तो आपका सरासर फेल हो जाएगा कि उनके ज्ञान और चरित्र में बदलाव करना और उनके जहन में सुधार लाना ये नामुमकिन सी बात है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आपका ये सिस्टम बना था, जब इस तरीके को अख्तियार किया गया था, जब देश आज़ाद होने के कगार पे था और हमने डेमोक्रेटिक सेटअप को चुना था, तो साथ में हमने इस चीज़ को भी चुना था, इस चीज़ की पैरवी आपकी होती थी राइट टू रिकॉल की। जैसे आपका राइट टू वोट का अधिकार है, उसी तरह से एक सिस्टम आपका बनाया गया था राइट टू रिकॉल की। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार। इसका सिस्टम ये है कि अगर कोई नेता या जुडिशरी का कोई व्यक्ति, अगर कोई आईपीएस आईएएस, कोई फॉरेन डिपार्टमेंट का व्यक्ति, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो पावर जनता के पास में है कि वो वोट करके उसको उसके पद से, उसकी पोजीशन से उसे डिग्रेड कर सकती है, उसे उसके पद से मुक्त कर सकती है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको थोड़ा सा बेहतर नहीं लगा, क्योंकि सबके मन में चोर रहता है ना। तो राइट टू रिकॉल आपका कई देशों में है, आपका अमेरिका जैसे देश में भी आपका राइट टू रिकॉल बना हुआ है, लेकिन भारत जैसे देश में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कहलाती है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है, जिसका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, वहाँ पे आपका राइट टू रिकॉल जैसी कंडीशन नहीं है। जैसे देखिए, इसमें जो दूसरा तरीका बताया जा रहा है वो आपका मोर रियलिस्टिक बताया जा रहा है कि अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिवार्ड्स और पनिशमेंट दोनों की व्यवस्था की जाए। अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए, और अगर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट भी दिया जा सके। अब ये रिवॉर्ड पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, ये लोग पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे। और पब्लिक के ऊपर किस तरह छोड़ेंगे? पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे हर 5 साल के लिए। मैं कहता हूँ, अगर एक नेता 5 साल के लिए विधायक बन गया, सांसद बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं, वो जीवन भर की कमाई कर ले जाएगा, अपने जीवन भर की कमाई करके ले जाएगा। ये बात तय बात है ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना पैसा आता है डेवलपमेंट करने के लिए कि ये लोग चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चमका के रख दें। इसको कहते हैं चमका के रख देना। ये चमका के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना कि चोर तो ही है और अगले 5 साल में हमको बदल दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि 5 साल खा ही लेते हैं। जो ये पनिशमेंट और रिवार्ड वाला सिस्टम है, ये ऐसा है कि अगर नेता आपका अच्छा काम कर रहा है तो 5 साल बाद उसको दोबारा चुनिए। नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है तो 5 साल बाद उसको आप किसी और को चुन लीजिए। अब 5 साल बाद आपने किसी और को चुना, अब वो भी चोर निकल गया, तो क्या करेंगे? 5 साल तो कटा ही है, 5 साल और कटेगा, है ना। तो जो राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम है, इसमें सीन ये है कि 6 महीने बीत गए, उसको विधायक बने, अब 6 महीने बाद उसके काम का असेसमेंट स्टार्ट होगा। उसके काम की पर्यवेक्षण की जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा कि तुमने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया। और अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर क्या होगा? अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर आपको राइट टू रिकॉल के तहत दोबारा वोटिंग की जाएगी आपके खिलाफ, और आपके खिलाफ अगर ज़्यादा वोट हुए तो आपको अपने विधायकी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, सांसदी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको चीफ मिनिस्टर के पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप किसी भी पोजीशन पे रहें, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और वापस आप घर जाइए, खेती करिए, है ना। ये लेकिन जो 5 साल वाला जो सिस्टम है ना, कि अगर आप जनता के लिए विधायक अच्छा काम कर रहा है तो 5 साल में उसको हम दोबारा चुनेंगे, नहीं तो हमको 5 साल तो झेलना ही है, 5 साल बाद मौका मिलेगा तो किसी और को चेंज करेंगे। हम कहते 5 साल में तो खा ही लेगा ना, वो उसको जितना खाना होगा वो तो खा ही लेगा, बचेगा क्या हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers.
If it does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve people. इसमें मार्केट का एग्जांपल लिया गया है कि अगर मान के चलिए एक शॉपकीपर है, किसी की दुकान है और वो समोसे बेचता है, ठीक है। समोसे एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खाने वाला, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है, ठीक है। आप चौराहे पे देखिए तो सुबह 7 बजे लोग आपको समोसा खाते दिख जाएंगे और रात को 10 बजे भी आपको समोसा खाते लोग दिख जाएंगे। अब मान के चलिए कोई शॉपकीपर है, अब शॉपकीपर है वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। अब अगर प्रॉफिट से मतलब है तो स्वाभाविक सी बात है उसको अपने समोसे की क्वालिटी तो गिरानी नहीं है। अगर वो अपने समोसे की क्वालिटी गिरा देता है तो उसका प्रॉफिट भी गिर जाएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं मिली तो जो पब्लिक है वो किसी दूसरे शॉप के पास मूव कर जाएगी, किसी दूसरे दुकान, किसी दूसरे समोसे वाले के पास चली जाएगी, है ना। तो क्वालिटीज़ का अंतर है, आपको काम करना ही पड़ेगा। आप अगर अपने प्रॉफिट के लिए आप अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स का या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिक्स के लिए भी एग्जांपल इसी बेस पे लिया गया है कि अगर कोई नेता या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपने पद में बने रहने के लिए, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए सत्ता में आई है, सिर्फ पावर का मज़ा लेने के लिए अगर सत्ता में आई है, तो भी उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मजबूरन उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अगले 5 साल बाद, आज अगर आप जीते हैं 2021 में, तो 2026 में जब आपको चुनाव होगा तो उसके लिए आपको अपना प्लॉट तो तैयार करना ही है ना। उस पर अगर आप अपना प्लॉट तैयार नहीं करेंगे तो 2026 में आप किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे कि भैया हमने ये काम किया है और हमको इस बेस पे वोट चाहिए। जनता आपको वहीं जूता फेंक के मारेगी, आपको भरी सभा में, आप अगर बिना काम किए अगर जाते हैं उसके पास। तो नीचे आपके 2 पोस्टर्स दिए हुए हैं, जनता और नेता का। नेताजी कह रहे हैं मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, और जनता कह रही है मेरे पास वोट है। और हम कहते हैं आपके वोट की 2 रुपए की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको चुनना ही वही है ना जो कि सबके सब चोर हैं। एक ये है, मोटे से नेताजी हैं, मोटा सा थैला लेके जा रहे हैं, साथ में झोले में प्रॉमिसेस लिखा हुआ है, पीछे एक तो कुत्ता घूम रहा है मर चुका जैसा, जिसकी मरने कगार में है, और उस पर लिखा हुआ है वोटर। रीड दीज 2 कार्टून्स केयरफुली, राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ देम इन योर ऑन वर्ड्स, हैव अ डिस्कशन इन क्लास। आपको करना ये है कि दोनों आपने देख लिया है, अब इस पर आपको थोड़ी बहुत जो भी टीका टिप्पणी करनी है, जो भी आप इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी आप उसको लिखिए और मुझे सेंड करिए, जो भी आपके मन में आता है ना। दोनों कार्टून्स के बीच में आपको एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करनी है, कुछ यूज़ करना है, आप लिखिए और इसको मुझे सेंड करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियो में बाकी चीज़ देखेंगे, 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ओके, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें आपका अलग अलग देशों का एग्जाम्पल दिया गया है ना। इंडिया का एग्जाम्पल है, साथ में आपका और भी लोगों का एग्जाम्पल लिया गया है, और देख लें कितना बचा है। चलिए, अभी बचा हुआ है काम भर का, बहुत बचा हुआ है अभी, अगली 2 क्लास तक चलेगा आपका ये चैप्टर। चलिए ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।